हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का लेकर आ चुके हैं झारखंड एसएससी सीजीएल के साइंस का सेट नंबर 4। तो आज मचाने वाले हैं गर्दा। क्या मचाने वाले हैं? गर्दा बेटा। पूरा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं, 30 गो। समझे मेरे जोहार साथियों, एकदम इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आए हैं बेटा कि देख के तुम खुश हो जाओगे मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे झारखंड के युवा नौजवान साथी। तो इससे पहले मैं झारखंड का तीन तीन साइंस का सेट डाल चुका हूं। एक एक साइंस का सेट देख लेना, क्योंकि यहां से तेरे पेपर में क्वेश्चन आएंगे बेटा। उस दिन पछताओगे जिस दिन तुम देख के नहीं जाओगे और तेरा पेपर में आएगा, इसलिए देख के जाना। तो चलिए, आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए साइंस का कौन सा सेट? साइंस का सेट नंबर 4, जिसे बर्बाद कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे दोस्त? बर्बाद कर देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, साइंस का कौन सा सेट बता रहा है आपको? साइंस का सेट नंबर 4। बेटा जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक इसी तरह से दबा के पढ़ेंगे, और मैथ का भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, पूरा दबा के लगाएंगे। और हाँ, तुम लोग डरना नहीं बेटा, तुम लोग का सारा जो कंटेंट है ना वो एकदम टाइमली अपलोड होगा, है ना। जरा सा अभी चल रहा है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सारा कुछ टाइमली कर दूंगा सिस्टमैटिक ढंग से। अब यहां देखिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि गुण सूत्र कहां पाए जाते हैं। देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, कितने वेराइटी अच्छे क्वेश्चन है। गुण सूत्र कहां पाए जाते हैं इसके बारे में बताना है। केंद्रक में, उत्तक में, कोशिका में, या इन सभी में? बताओ मेरे जोहार साथियों, कहां पढ़े हो बेटा? आंसर तो दे दो। कहां हो मेरे जोहार साथियों? जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। गुण सूत्र कहां पाए जाते हैं? केंद्रक में, उत्तक में, कोशिका में, या इनमें से सभी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरे बच्चे दे चुके हैं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। इसका राइट आंसर है आपका ए, यानी कि केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट, अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आने से पहले कुछ विशेष जानकारियां आपके लिए मैं हमेशा लेके आया हूं, और इस बार भी और आज भी लेके आया हूं। आइए देखिए क्या है। गुण सूत्र जो होता है वो केशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। वह जीन ले जाने का काम करता है। ये जो गुणसूत्र होता है वो क्या करता है? जीन को ले जाने का काम करता है, और माता पिता से संतानों को वंशानुक्रम या पात्रों को हस्तांतरण के में क्या करता है? मदद करता है। तो पहला क्वेश्चन था कि गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा केंद्रक में। ठीक है मेरे प्यारे, मेरे देश के नौजवान साथियों, आ जाओ बेटा, आ जाओ, लगा दो आग पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग दूसरा, और देखिए दूसरे क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी से दूषित पानी से सेवन से होता है? दूषित पानी के वहां होना चाहिए, दूषित पानी के सेवन से होता है। यानी अगर आप पोल्यूटेड वाटर पियोगे, हानिकारक पानी पियोगे, है ना, प्रदूषित पानी पियोगे, तो तुम्हें इनमें से कौन सी बीमारी देखने को मिलते हैं, ये आपसे पूछ रहा है मेरे जोहार साथियों। जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन है टीबी, दूसरा है हैजा, तीसरा है मलेरिया, और चौथा है नजला। बताइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकती है, आ सकता है, और लाजवाब क्वेश्चन है ये। बताइए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हैजा। हैजा देखने को मिलते हैं। ये जो फैलती है बीमारी वो दूषित जल पीने से फैलता है। ठीक है, तो नो लेट नो वेट, चलते हैं इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। जो घर में विद्युत आपूर्ति की जाती है वो की जाती है किसमें? 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा से। 12 वोल्ट दिष्ट धारा, 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट का दिष्ट धारा। तो आप लोग को पता है घरों में जो दी जाने वाली सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट का एसी सप्लाई होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी बात करें, अगर किसकी बात करें? फ्रीक्वेंसी की, तो याद रखना घर में दी जाने वाली सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 50 हर्ट्ज। एकदम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से जवाब दो, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। आपके पास 15 सेकंड का समय होगा, और 15 सेकंड में आपका अगर आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बेटा फिर मैं इसे क्या कर दूंगा? बर्बाद कर दूंगा। क्या कर दूंगा? बोलो, बर्बाद कर देंगे। कहां? तो बेटा यही झारखंड में इस क्वेश्चन को बर्बाद कर देंगे। क्या है? रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? रेशम क्या होता है? आपके पास 15 सेकंड का समय है, जल्दी से जवाब दो कमेंट बॉक्स में। क्या इसका आंसर होगा? पहला है प्रोटीन, लाइकोप्रोटीन, पॉलीकार्बोहाइड्रेट, या वसाई जिसको हम लोग बोलते हैं लिपिड। बताइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। 4 का क्या आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे मित्र? तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखते हैं इसका कुछ डिस्क्रिप्शन। ये देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लाया है आपके लिए। रासायनिक दृष्टि से रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। क्या है? तो प्राकृतिक
प्रोटीन फाइबर है जो फाइब्रोइन से बना होता है। इसे एक कीट लार्वा से कोकून बनाने के लिए निकाला जाता है। फाइब्रोइन मुख्य रूप से अमीनो अम्ल से बना होता है। यानी याद रखना, जो हमारा रेशम होते हैं, हमारा जो रेशम होते हैं वो एक प्रकार के क्या होती है, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर लेते हैं और बर्बाद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इन निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? 7 किसका पीएच मान होता है? शुद्ध पानी का होता है, उदासीन विलयन का होता है, क्षारीय विलयन का होता है, या अम्लीय विलयन का होता है? तो जिसका पीएच वैल्यू होता है उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। आपके पास 15 सेकंड का पर्याप्त समय है मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले झारखंड के युवा नौजवान साथी, है ना, जोहार साथियों, जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके 15 सेकंड की जो सीमा है वो थोड़ी देर में पार होने वाली है, मात्र 4 सेकंड और बचा हुआ है। जल्दी 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 टाइप करके बताओ, जल्दी बताओ, बर्बाद कर देंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है उदासीन विलयन, है ना। जिस उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट, अब आइए आगे कुछ जानकारियां भी हम लोग हासिल कर लेते हैं। ये देखिए कुछ जानकारियां आपके लिए लिख के लाए हैं, क्या है वो देखिए। लिखा है कि पीएच मान 7 से कम होने पर कैसा होता है? अम्लीय होता है। पीएच, है ना, अम्लीय होता है। 7 से अधिक होने पर कैसा होता है? क्षारीय होता है। और 7 के बराबर होने पर क्या होता है? उदासीन होती है। ये 3 पॉइंट याद रखना। अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, और अगर 7 है तो क्या बोलेंगे? उदासीन होता है ना। तो याद रखना, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो याद रखना उदासीन विलयन का। बर्बाद कर देंगे, एकदम बर्बाद कर देंगे, सड़क पे ला देंगे सब क्वेश्चन को, एकदम सड़क पे ला देंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6, बोला है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? एक ऐसा गुणसूत्र के बारे में बताना है जिनमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो क्या है? अनुपस्थित है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहला है मेटासेंट्रिक, दूसरा है एक्रोसेंट्रिक, तीसरा है टेलोसेंट्रिक, चौथा है एसेसेंट्रिक। बताइए क्या होगा? एसेंट्रिक। बताइए इनमें से कौन सा आंसर राइट होना चाहिए? एक ऐसा गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु क्या है? अनुपस्थित है। तो इसका जो राइट है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो। आपके पास 15 सेकंड है, जिसमें से बेटा 5 सेकंड तो बर्बाद हो गया। अभी भी तेरे पास 10 सेकंड का समय पर्याप्त बचा हुआ है मेरे दोस्त। नो लेट नो बेट, एकदम बर्बाद कर दो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले जोहार साथियों। यस, बिल्कुल इसका सही आंसर आप लोग दे रहे हो। एसेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे मित्र? एसेंट्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं, है ना। ये देखिए कुछ विशेष चीजें आपके लिए लेके आया हूं, आप देखते हैं इसे। क्या लिखा हुआ है? गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? एसेंट्रिक कहलाते हैं। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिकांगों में होती है तो उन्हें हम लोग प्लाज्मा जीन कहा जाता है। जोड़े में पाए जाने वाले गुणसूत्रों को द्विगुणित या डिप्लॉयड कहा जाता है। आधे गुणसूत्रों को बोलता है हैप्लॉयड बोलते हैं, ठीक है ना। माता एवं पिता द्वारा गुणसूत्रों, है ना, का विनिमय होता है। मनुष्य के स्पर्म में 23 जोड़ा, अंडाणु में संख्या में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी मनुष्य में भी पाया जाता है और हम लोग को महिलाओं में भी पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। 7 में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था? है ना, जैव जो विविधता शब्द है वो किसने दिया था, इसके बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है एडवर्ड विल्सन, दूसरा है हेमबोल्ट, चौथा है वाल्टर रोजन, चौथा है शिव शर्मा। बताइए दो मेरे दोस्त, क्या इसका आंसर होना चाहिए? क्या इसका आंसर होना चाहिए? क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7, है ना। नो लेट नो बेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो वाल्टर रोजन है। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो आपको याद रखना है वाल्टर रोजन दिया था। किसने दिया था? वाल्टर रोजन दिया था। और ऐसा क्वेश्चन आपके जो सीजीएल का एग्जाम है उसमें पक्का देखने को मिलेगा बेटा, क्योंकि सीजीएल में आपके जो सीजीएल उसमें बड़ा ही लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित क्या है? शब्द है। किनके से बना हुआ है? एक तो जीवन और दूसरा विविधता से निर्मित क्या है? शब्द है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग 1985 ईस्वी में वाल्टर रोजन ने किया था। हालांकि इस शब्द का संकलनात्मक प्रयोग विल्सन ने 1986 ईस्वी में अमेरिका के जैव विविधता फोरम में किया था। तो ये बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए हैं अगले क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8, जो पढ़ाएगा तुम्हें बहुत बढ़िया से पाठ। क्या है? शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन करें। बताइए, अगर आप लोग देखते हो ना गर्मियों के टाइम में क्या होता है, शरीर से हमारी पसीना निकलती है, तो शरीर में जो पानी होती है वो पसीना के माध्यम से हमारे शरीर से क्या होती है? बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होती है? पानी की कमी हो जाती है। तो बताइए शरीर में पानी की कमी होने से क्या होगा, है ना। ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है निर्जलीकरण होगा, जल योजन होगा,
हाइड्रोजनीकरण होगा या हाइड्रोलिसिस होगा? बताइए मेरे दोस्त, शरीर में जल की कमी को क्या बोलते हैं? तो शरीर में जल की कमी को क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। आपके पास 5 सेकंड का और समय पर्याप्त बचा हुआ है। तो शरीर में जल की कमी को हम लोग बोलते हैं निर्जलीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नो लेट नो बेट, सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन 9 से पहले कुछ हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ विशेष जानकारी। लिखा है डिहाइड्रेशन। शरीर में जल की कमी होना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण। तब होता है जब आपके शरीर में एक निर्धारित मात्रा से पानी कम हो जाता है, एक लेवल से, एक जो मिनिमम लेवल है कि हमारे शरीर में हमेशा इतनी पानी होना चाहिए, अगर उसका लेवल उससे भी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आपके शरीर में क्या होता है? डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण की समस्या आ जाती है। आपके शरीर में पानी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसका मुख्य लक्षण क्या है भाई? आपके शरीर में अगर पानी की कमी हो रही है, इसका मतलब मुख्य लक्षण क्या है? पहला है कि गला का सूखना, शरीर में ऐंठन होगा आदि। मानव शरीर में पता है आप लोगों को कितना पानी होता है? हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी में होते हैं 70 से 78% क्या होता है? पानी होते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? निर्जलीकरण है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको बर्बाद करने की क्या करते हैं? पूरी कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा 9। बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की, वजन में सबसे हल्की होती है? ये आपको बताना है। सबसे हल्की धातु आपसे वजन में पूछा जा रहा है। बताइए क्या होगा? पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा ऑप्शन है लिथियम, तीसरा है सीसा, चौथा है चांदी। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9 माय डियर स्टूडेंट्स? मेरे जोहार साथियों, जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होना चाहिए। और आप लोग तो पढ़ने में मन लगा रहे हो बेटा, एकदम हमारी क्लास को शुरू से अंत तक देखो और बर्बाद कर दो जेएसएस सीजीएल को हवा में और लगा दो आग पानी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? लिथियम होगा। यानी कि वजन में सबसे जो हल्की जो है धातु वो क्या हमारा है? लिथियम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन ये है, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी आपके लिए लेके आया हूं। पूछा जाएगा कि लिथियम क्या है, तो आपका आंसर होगा कि लिथियम एक धातु है ना। पूछा जाएगा इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तब आपका आंसर होगा 3 होगा। इसका रासायनिक चिन्ह क्या होता है, तो बोलना है Li होता है। यह धातु क्या है, तो यह धातु सबसे हल्का धातु है ना। जबकि सबसे भारी धातु अगर पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? ओस्मियम। अगर सबसे भारी धातु पूछे तो ओस्मियम बताना है, और सबसे हल्की धातु बोले तो लिथियम बताना है। लिथियम एक क्या है? क्षारीय और अभिक्रियाशील क्या है? धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा? टमाटर का लाल रंग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिया गया है। हो सकता है कि आपके भी पेपर में भी देखने को मिल सकता है। जो 2023 का सीजीएल, झारखंड सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, उसमें ऐसा क्वेश्चन बनते हुए मुझे नजर आ रही है, इसलिए मैं लेकर आया हूं। तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होना चाहिए। टमाटर का लाल रंग होता है, बताइए मेरे मित्र किसकी वजह से होती है टमाटर का लाल रंग? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पहला है बीटा कैरोटीन के कारण, दूसरा है एंथोसाइनिन के कारण, तीसरा है लाइकोपिन के कारण, चौथा है अरिथ्रोसाइनिन के कारण। जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो है लाइकोपिन की वजह से जो टमाटर का रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। कुछ विशेष जानकारियां आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, आइए यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि गाजर का जो रंग होता है वो कैसा होता है? नारंगी। ये नारंगी रंग अगर पूछा जाए कि गाजर में जो नारंगी रंग होता है वो किसकी वजह से होती है, तो आपका आंसर होगा कैरेटिन की वजह से होता है। आलू का जो हरा रंग होता है, आलू का कौन सा रंग? हरा रंग। ये किसकी वजह से होती है, तब आपको आंसर देना सोलेनिन के कारण होता है। मिर्च का जो कैसा रंग होता है? लाल रंग। मिर्च का जो लाल रंग होता है वो होता है कैप्सेंथिन के कारण होता है। और हल्दी का क्या होता है? पीला रंग। ये होता है कुमीन के वजह से होती है। लेकिन टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन की वजह से होती है। तो मैं एक क्वेश्चन था तो एक, लेकिन मैं आप लोगों को बताया हूं क्या हूं? अनेक। तो इसी तरीका से जब पढ़ोगे तब आपकी सिलेक्शन पक्की होगी, क्योंकि क्वेश्चन एक होता है उससे अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, है ना। और कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तभी आज के रिजल्ट होंगे बेटा, नहीं तो रटने वाले की ना अब कोई जगह नहीं है इस इंडिया में। क्योंकि इंडिया में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि बेटा पढ़ रहे हैं बच्चे का सेक, बच्चे है ना इस बेरोजगारी को देखकर मन से पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कटअप क्या होती जा रही है? बढ़ते चली जा रही है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? जल्दी से बताओ। हीरा और ग्रेफाइट आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो जल्दी से बताइए क्या है भाई? हीरा एंड ग्रेफाइट क्या है? तो आप बताओ, कार्बन के अपरूप है, समावयी है, या कार्बन के अनाकार रूप है, या कार्बन के समस्थानिक है? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स? नो लेट नो बेट, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी कि कार्बन का क्या है? ये अपरूप है। आइए कुछ विशेष जानकारियां आपके लिए मैं लेके आता हूं, अक्सर लेके आता हूं, इस बार भी लेके आया हूं। ये देखिए कुछ विशेष जानकारियां हैं प्यारे मित्र, लिखा अब कार्बन के 3 अपरूप हैं। कार्बन के कितने अपरूप हैं? 2 हैं। एक तो ग्रेफाइट है, दूसरा एक तो हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा क्या है? फुलरीन है। फुलरीन की संरचना फुटबॉल की तरह होती है, याद रखना। पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा कार्बन कंपाउंड है जिसकी संरचना फुटबॉल की तरह होती है, तो आपकी जो राइट आंसर होगा फुलरीन होगा। ठीक है, आगे लिखा अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार है ना बक मुनिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम
फुलरिन रखा गया है। हीरा रवादार तथा ग्रेफाइट बेरवादार क्या है, अपरूप है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम इस क्वेश्चन को बहुत ही भली भांति अच्छी तरीका से समझ पा रहे होंगे मेरे जोहार साथियों। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12, है ना। लिखा है कि कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। बताइए तो कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जो जमा हुआ पदार्थ होता है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है सेलुलोज होता है, सुबेरिन होता है, क्यूटीन होता है या लिग्निन होती है। बताइए क्या होते हैं, है ना। कॉर्क जो कोशिकाओं होती है उसकी भित्ति पर जो स्थित होते हैं उसे जमा होता है, उसे क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे चाहने वाले मेरे झारखंड के युवा नौजवान साथी। बेटा बर्बाद कर देंगे झारखंड सीजीएल को इस बार, इतना पढ़ाऊंगा तुम्हें, इतना पढ़ाऊंगा कि बेटा झारखंड सीजीएल को बर्बाद कर दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, बी, यानी कि सुबेरिन है मेरे प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 लेने से पहले कुछ जानकारियां। कॉर्क कोशिकाओं के भित्ति पर जमा पदार्थ क्या कहलाता है, सुबेरिन होता है। इसका मुख्य कार्य पानी में विलीन पदार्थ के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करना होता है। इसे कैस्पेरिन स्ट्रिप के नाम से भी जाना जाता है। किसे, सुबेरिन को। किसको बोलते हैं, सुबेरिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है। H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। ऐसा कौन सी धातु है जो किसी भी एसिड के साथ, जो किसी भी एसिड यानी कि कोई भी अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगी। पहला है Fe, दूसरा है Cu, तीसरा Mg और चौथा Zn। बताइए कमेंट करके कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। आपके पास 15 सेकंड का समय मैं हर एक क्वेश्चन में देता हूं पढ़ने के बाद। तो अब पढ़ लिए ना हम लोग दबा के, तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होंगे प्यारे मित्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉपर। कॉपर जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लेने से पहले कुछ विशेष जानकारियां उसी प्रकार से। देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉपर अभिक्रियाशीलता श्रेणी में H2 से नीचे आता है, इसलिए कॉपर अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है। कारण भी मैं आपको बता दिया हूं, है ना। इसी तरीका से पढ़ोगे तो आपको हर एक चीजें क्या हो जाएगी, माइंड में सेट हो जाएगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बताइए क्या आंसर होगा। लिखा है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है। प्रकाश का जो सबसे अच्छा परावर्तक है वो रिफ्लेक्टर जो है वो कौन है। पहला ऑप्शन है गोल्ड, दूसरा है रजत, तीसरा है आयरन, चौथा है मैग्नीशियम। जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ये आपके पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे बोला गया है, तो वो होता है रजत। ये होता है क्या, रजत यानी कि चांदी। चांदी जो होती है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक मानी जाती है। आइए कुछ विशेष जानकारियां भी आपको दिखाते हैं। पहला बात ये रखना कि प्रकाश का सबसे अच्छा जो परावर्तक होता है वो क्या होता है, रजत होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर। इसीलिए आईना के जो पीछे वाले सतह पर क्या होता है, रजत का लेप होता है, लगाया जाता है। विद्युत धारा का सबसे अधिक सुचालक जो होता है, विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, चांदी होता है। सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो क्या होता है, चांदी होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन एग्जामों में कितने बार ना जाने अलग अलग पेपरों में कितने बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि XeO निम्न में से कौन सी ज्यामिति दर्शाएगा। पहला है वर्ग समतलीय, दूसरा है वर्ग पिरामिडीय, तीसरा है पिरामिडीय, चौथा चतुष्फलकीय। बताइए कि XeO जो है वो किस प्रकार का ज्यामिति दर्शाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एक केमिस्ट्री का है कि XeO ये जो है वो किस प्रकार की ज्यामिति दर्शाएगा, तो ये दिखाएगा वर्ग पिरामिडीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नो लेट नो बेट, सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 से आगे बढ़ने से पहले 15 को देख लेती है। XeO का ज्यामितीय जो संरचना वर्ग है वो पिरामिडीय है, यानी कि स्क्वायर पिरामिडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त। लिखा है कि प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग ली जाने वाली गैस कौन सी है। पहला है कि गैसीय अमोनिया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, चौथा है नाइट्रोजन। बताइए प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उस निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं, तो बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। उसके बाद तो मैं इस क्वेश्चन को क्या कर दूंगा, आप लोग को पता है क्या कर देता हूं, बर्बाद कर देता हूं। तो इसको बर्बाद करेंगे तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैसीय अमोनिया होती है। आइए जानकारियां हासिल कर लेते हैं और भी कुछ। तो ये देखिए गैसीय अमोनिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, लिखा है कि प्रशीतक, अरे क्वेश्चन नंबर 17
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? समय की इकाई है। अरे रे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले दुलरुआ, जल्दी से बताओ कि प्रकाश वर्ष इकाई है, समय की इकाई है, द्रव्यमान की इकाई है, दूरी की इकाई है, या ऊर्जा की इकाई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो वो दूरी की इकाई होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर तो हम लोग समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 19 लेने से पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। लिखा है कि बहुत लंबी खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो आप बोलना है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 19 है, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर, है ना। लिखा है डॉट डॉट रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। ऐसा कौन सा इसमें से बीमारी है जो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? यानी सिंपली कहने का मतलब है कि मच्छर से काटने नहीं होता है। पहला है इबोला हेमरेजिक बुखार, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है डेंगू, चौथा है चिकनगुनिया। इसमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो वो जो है ना, उसका राइट आंसर क्या है? इबोला हेमरेजिक बुखार। ये एक ऐसी बुखार है जो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। चलिए, तो यहां लिखा हुआ है इबोला विषाणु जो ईबीडी होता है, या इबोला हेमरेजिक बुखार जो होता है वो इबोला विषाणु से होता है। इस बीमारी की पहचान सर्वप्रथम कांगो में 1976 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसका क्या आंसर होगा। निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? MgOH के हॉल टू, Ca के OH के हॉल टू, Sr के OH के हॉल टू, BaOH के हॉल टू। तो सबसे कम क्षारीय इसमें से कौन है? तो सबसे कम क्षारीय है MgOH के हॉल टू, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। ये देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज लिखा हुआ है। लिखा है कि धातु हाइड्रोक्साइड का क्षारीय जो प्रकृति होती है वो आवर्त सारणी में नीचे की ओर बढ़ता है। जो आवर्त सारणी हमारा है ना, पीरियोडिक टेबल है, उसमें नीचे की ओर क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए MgOH हॉल टू के कम क्षारीय होगा। लिस्ट जो है आपका बेसिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दो। लिखा हुआ है नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? नेत्र का कौन सा जो भाग है उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन है दृष्टिपटल, दूसरा है कॉर्निया, तीसरा है पुतली, चौथा है परितारिका। किसका काम होता है कि नेत्र के अंदर इंटर करने वाली जो लाइट होता है उसको कंट्रोल करने का? बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होना चाहिए, उसके बाद फिर मैं तो बर्बाद कर दूंगा मेरे दोस्त। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, है ना, झारखंड के दुलरुआ स्टूडेंट, वो राइट आंसर क्या है? डी। क्या है? डी है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। आइए कुछ विशेष जानकारियां भी आपको देंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कुछ विशेष जानकारियां हैं। नेत्र का परितारिका भाग नेत्र में घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। आइरिस के मध्य भाग को पुतली कहते हैं। नेत्र का रंग आइरिस पर क्या करता है? निर्भर करता है। पूछा जाएगा कि बताइए कि मानव नेत्र का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है, तो आपको जवाब देना होगा आइरिस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का बताइए क्या आंसर होगा। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? यानी सिंपली ये पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां होती है। अब यहाँ पर मनुष्य बोला गया तो ये मत समझना कि बच्चे की बात होगा। बच्चे जब पूछा जाएंगे ना तो बच्चे लिख दिए जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं पूछा गया है तो समझो अडल्ट की बात कर रहा है, यानी कि वयस्क मनुष्य का बात कर रहा है। तो वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां होती है? आप लोग बच्चे से बच्चे जानते हो कि हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। आइए कुछ हड्डियों से रिलेटेड आपको जानकारियां दिखाते हैं। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। लेकिन बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था के दौरान हमारे शरीरों में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 208 होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम फीमर है, और ये कम से कम बेटा 300 बार एग्जाम में आया हुआ है, अलग अलग एग्जामों में, है ना। आप तो पेपर देखते नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है, और मेरा काम सुबह से शाम तक पेपर ही देखना होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है।
क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि मनुष्य की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो शरीर के किस हिस्से में होता है, तो अगर हिस्सा में बोलेगा तो बोलना जांग में होता है। तथा सबसे छोटी हड्डी, ये भी आपके पेपर का पूछा हुआ है, सबसे छोटी हड्डी जो होती है हमारे शरीर का उसको बोलते हैं स्टेपिस, और ये कहाँ पाई जाती है, तो हमारे कान में पाई जाती है। तो इतने बेहतरीन बेहतरीन अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल यूट्यूब फाइबर को क्या करते रहो बेटा, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और अगर हमारी क्लास बहुत अच्छी पसंद आ रही है तो जरा सा शेयर भी कर देना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से यौगिक Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। भाई Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या की है KMnO4, K2MnO4, MnO2 और Mn2O2। किसका होगा बताइए, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या किसमें होगी? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। मैं आपके आंसर पर डिपेंड करता हूं कि आप क्या आंसर दे रहे हो, मैं कमेंट बॉक्स को हमेशा देखता रहता हूं। तो जल्दी से बताइए कि आपका क्या आंसर होगा। यस, बहुत ही बेहतरीन आंसर दे रहे हैं देवदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है ना। अगला है क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि तारे का रंग इंगित करता है, यानी कि जो तारों में रंग होता है वो किसकी वजह से होती है, ये आपको बताता है। तारे का रंग इंगित करता है किसको? भार को, दूरी को, ताप को या आकार को? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तारे का जो रंग है वो क्या इंगित करता है? किसको? भार का, दूरी का, ताप का, आकार का। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो तारे के जो रंग है वो इंगित करती है किसको? टेम्परेचर को। यानी कि 24 का क्या आंसर होगा? सी नंबर। 24 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यस, देखो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन जानकारियां आपके लिए लाया हूं, है ना। तारे 3 रंग के होते हैं। जो हमारा जो तारा होता है, हमारे जो स्टार होते हैं वो 3 रंग के होते हैं। पहला एक दिखाया लाल रंग का होता है, दूसरा होता है सफेद रंग का, और तीसरा होता है नीला रंग का। कहता है कि तारे का रंग पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होती है ना। जो उच्च पृष्ठ ताप वाले होते हैं उसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। और अपेक्षाकृत निम्न ताप वाला होता है उसका क्या होता है? लाल होता है ना। और अत्यधिक उच्च वाला जो होता है उसका क्या होता है? नीला होता है। तो तारे का जो रंग होता है वो उसके, है ना, अलग अलग पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, और ये क्वेश्चन इतने बार पूछे गए बेटा कि तुम काउंट नहीं कर पाओगे। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है ना। जल्दी से बताइए कि हमारे शरीर में क्या होती है? स्कर्वी होती है, एक बीमारी होती है जो हो जाती है, नॉर्मली इंसान को होता है। और बताइए कि स्कर्वी जो रोग होती है वो किसकी कमी की वजह से होती है? विटामिन ए लिखा हुआ है, विटामिन बी लिखा हुआ है, विटामिन सी लिखा हुआ है, विटामिन डी लिखा हुआ है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि स्कर्वी जो रोग होता है वो किसकी वजह से होती है? तो स्कर्वी जो रोग होती है विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके मुझे बताओ कि जो विटामिन सी है उसका केमिकल नेम क्या है ना। केमिकल नेम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताइए। और स्कर्वी जो होता है वो हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है ये भी बताइए। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होने वाली है। इस रोग से जांघ और पैर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। रोग बढ़ने से मसूड़े सूज जाते हैं और दांत क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताइए कि स्कॉर्बिक एसिड विटामिन, स्कर्वी किस विटामिन की कमी? अगला, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरोध यानी कि जो न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण क्या होती है? देखो जब किसी इंसान को एड्स होता है ना तो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो उसमें गिरावट आ जाती है। तो वो पूछ रहा है कि गिरावट किसकी वजह से होती है। तो पहला ऑप्शन में है बी लसिकानुओं, दूसरा है लाल रुधिर कणिकाओं, तीसरा है श्वेत रुधिर कणिकाओं, चौथा है टी लसिकाओं। तो बताइए मेरे दोस्तों किसकी वजह से देखने को मिलते हैं? जब याद रखना कि जब किसी इंसान की बॉडी में एड्स नामक जब बीमारी होती है ना तो एड्स की वजह से क्या होती है ना कि शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? घट जाती है। इसका वजह क्या है कि लिम्फोसाइट का घटना। तो लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होता है, एक टी लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट को लसिकानुओं के नाम से जानते हैं। तो बताइए बी लिम्फोसाइट पर इफेक्ट पड़ेगा कि टी लिम्फोसाइट पर इफेक्ट पड़ेगा? तो आज के बाद भूलना मत, याद रखना कि टी लिम्फोसाइट की वजह से ऐसा देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए कुछ विशेष जानकारी आपके लिए यहां पर रखा हुआ है। एड्स, देखिए एड्स से हमारे क्वेश्चन में, एड्स जो एक बीमारी है और एड्स से क्या है ना बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। एड्स का रोग जो होता है वो किसकी वजह से होती है? तो याद रखना वायरस की वजह से होती है। इसमें क्या होता है तो प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर हो जाता है। इसमें टी लिम्फोसाइट पर क्या होता है? प्रभावित होता है। एड्स का जो पूरा नाम अगर पूछेगा, एड्स का फुल फॉर्म आपके एग्जाम का पेपर का पूछा हुआ है तो याद रखना एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है ना। ये जो वायरस, जिस वायरस की वजह से होती है उसका नाम होता है HIV। आपके पेपर में ये भी पूछ लिया गया है कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको याद रखना है ह्यूमन,
है ना, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के नाम से हम लोग जानते हैं HIV को। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 27 और देखिए इसका क्या आंसर होना चाहिए। लिखा है कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। बताइए मानव जाति में क्या होता है, तो दो ही को तो लिंग होता है। सेक्स लिंग हार्मोन जो होता है, सेक्स लिंग जो डिटर्मिनेशन होते हैं, जो सेक्स लिंग होते हैं वो दो होते हैं, एक एक्स और वाई होते हैं, है ना। कभी एक्स ओ नहीं होता है, XZW नहीं होता है, XZW। ऑप्शन क्या होता है, एक्स और वाई, है ना। एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 लो यहां पर दिखाया भी गया है। मानव में गुणसूत्रों यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। इसमें से एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों का जो नामकरण है वो W बाल्टेलर 1888 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी मेरे लिए आपके लिए लेके आता हूं। बस आपका काम क्या है, हमारी क्लास को शुरू से अंत तक देखना और एकदम बर्बाद कर देना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है, आपका यह क्वेश्चन है। किस बंध द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। इंसुलिन हार्मोन में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है। पहला है हाइड्रोजन बंध के द्वारा, डाई हाइड्रोजन बंध के द्वारा, सल्फाइड बंध के द्वारा या डाई सल्फाइड बंध के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होंगे ना प्यारे मित्र, वो होंगे आपका डाई सल्फाइड बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर कुछ विशेष जानकारी है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए लिखा है क्या, यदि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा। जो ब्लड का जो ग्लूकोज है वो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा। और यह याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इंसुलिन क्या है, तो आपको याद रखना हार्मोन होता है। इंसुलिन है क्या है, हार्मोन होता है। इंसुलिन का उत्पादन कहां से होता है, अग्नाशय से। अग्नाशय में कौन सा सेल करता है, तो याद रखना बीटा सेल करता है। कौन सा करता है, बीटा सेल करता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है। हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। पृथ्वी पर जीवन हरित गृह प्रवाह के कारण ही संभव है, बहुत बिल्कुल सही बात है। हरित गृह प्रवाह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो कि पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है, यह भी बिल्कुल सही है। हरित गृह गैसों का ज्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है, यही तो गलत है, यही तो गलत है और यही पूछा गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए कुछ विशेष बातें आपके द्वारा लिखे गए, मेरे द्वारा लिखा गया है। आप इसको क्या करना है, मन से क्या करना है, पढ़ लेना है। अब आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे, है ना, जो आज का क्या है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। जल्दी से बताइए कि बेकिंग सोडा है सोडियम क्या, अरे बेकिंग सोडा सोडियम क्या होता है, हाइपोक्लोराइड होता है या कार्बोनेट होता है या हाइड्रोक्साइड होता है या बाइकार्बोनेट होता है। ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तुम्हारा जवाब तो बिल्कुल आ जाना ही चाहिए। तो बताइए बेकिंग सोडा क्या होता है, तो बेकिंग सोडा एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ विशेष जानकारी इसके द्वारा लाया गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है, इसे हम लोग मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए मीठा सोडा क्या है, तो भी आंसर देना है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर पूछे खाने का सोडा क्या है, तो भी देना है सोडियम बाइकार्बोनेट। या कभी कभी पूछ लेता है बेकिंग सोडा क्या है, तो भी देना है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जल्दी जल्दी से बताओ मेरे जोहार साथियों कि तुम्हें ये जो क्लास है वो कैसी लगती है, और तुम्हें लगता है कि अगर इसी तरह से क्लास में आपके एग्जामिनेशन तक करवा दूं तो नहीं लगता है कि पूरा सीजीएल को बर्बाद कर दूंगा मैं। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और क्या आपको रेगुलर क्लास इसी टाइम में चाहिए, है ना। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि मैं आपका टाइम शेड्यूल एकदम बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा, एकदम हर एक क्लास आपको टाइमली शेड्यूल पर अपलोडेड होगी ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी को कोई परेशानी हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।